हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं वो है ध्रुव राठी के एक वीडियो के ऊपर। अभी हाल ही में उन्होंने प्रशांत किशोर जी से, आचार्य प्रशांत किशोर जी से इंटरव्यू लिया है। अभी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं आचार्य प्रशांत किशोर जी की। वैसे तो आचार्य प्रशांत किशोर जी तो काफ़ी फेमस भी हैं और लोग उनके वीडियोस को बहुत ज़्यादा देखते हैं और बहुत मानते हैं और बहुत सुनते हैं। हमें पर्सनली जो लगता है वो ये लगता है कि वो सोसाइटी में, समाज में आचार्य प्रशांत किशोर जी नेगेटिविटी को ज़्यादा देखते हैं और नेगेटिविटी को ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और उसी के हिसाब से लोगों के जवाब देते हैं। हर चीज़ में त्रुटियां निकालना शायद मेरे ख़्याल से सही नहीं है। नेचर जिस तरह से है, अगर नेचर के हिसाब से चला जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है और नेचर हमें बहुत अच्छी तरह से चीज़ों को आगे बढ़ाना सिखाता है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिया जा सकता है कि हमारे हाथ में 5 उंगलियाँ हैं। पाँचों उंगलियों का काम क्या है? किसी भी चीज़ को होल्ड करना, पकड़ना। लेकिन देखा जाए तो उंगलियां पांचों बराबर नहीं हैं, लेकिन जब वो किसी चीज़ को पकड़ती हैं तो वो बहुत बैलेंस्ड होती है और बहुत आसानी से उनको अपनी गिरफ्त में ले लेती हैं, यानी कि बहुत आसानी से पकड़ा जा सकता है। अब बात तो सही है। यहाँ पर ठीक है, अब आप यहाँ पर ये कहें कि नहीं ये पांचों उंगलियां बराबर नहीं हैं तो छोटी उंगली का बड़ी उंगली के साथ अन्याय हो रहा है, या अंगूठा हेड जैसा दिख रहा है 5 उंगलियों में, तो ये अन्याय है। अंगूठा जिस तरह का अंगूठा बना हुआ है उसी तरह की सारी उंगलियां होना चाहिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। नेचर ने जिस चीज़ों को जैसे बनाया है वो बखूबी जानता है, बहुत अच्छी तरह से जानता है कि हमें किस तरह से किस चीज़ को बनाना चाहिए। अब जैसे आचार्य प्रशांत किशोर जी ने उस इंटरव्यू के अंदर एक क्वेश्चन ये बताया, मतलब उनका ये कहना था कि ज़्यादातर लोग जो बाहर पिटते हैं आदमी, वो शादी घर में इस तरह की औरतों के साथ, ऐसे औरतों के साथ करना चाहते हैं जो वो बाहर निकल के काम नहीं करती हैं या लाइफ में बराबर नहीं चल सकती हैं। उनका ये कहना है कि ऐसी औरतों को तलाश करना चाहिए, ऐसी औरतों से शादी करना चाहिए जो इक्वालिटी आपके बराबर की हों, यानी कि आपके साथ कदम से कदम मिलाकर रख सकें और चल सकें, जिससे कि वो किसी के ऊपर बोझ ना बन सकें। तो यहाँ पर हम बिल्कुल इसी के ऊपर एक जवाब यहाँ पर ये भी देना चाहिए। जैसे आचार्य प्रशांत किशोर जी बता रहे थे कि औरतों में इक्वलिटी होनी चाहिए, तो हमारे यहाँ पर ये सवाल ये है कि क्या औरतें अगर घर का काम बेहतर करती हैं, घर का काम करती हैं, तो क्या वो अनइक्वल मानी जाती हैं? वो लाइफ को बैलेंस बना के नहीं चल सकती हैं? हमें नेचर के हिसाब से अगर किसी काम को कर रहे हैं तो उसमें बुराई क्या हो सकती है? एक औरत जो घर का काम बहुत अच्छे से कर सकती है तो घर में भी उतनी ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मेरा ख्याल उससे ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो एक मर्द, एक इंसान बाहर जाके रोटी रोज़ी कमा रहा होता है, उससे ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की होती है। अगर घर के कामों को वो बहुत अच्छी तरह से करे तो मेरा ख़्याल है कि बहुत आसान हो जाएगा जीवन को चलाना और लाइफ काफ़ी अच्छे और बैलेंस तरीके से चलेगी। अब यहाँ पर ये सवाल बहुत अजीब लगता है कि औरत भी कमाए और मर्द भी कमाए। चलो ठीक है, औरत भी कमाए और मर्द भी कमाए, तो उन बच्चों का क्या, उस फैमिली का क्या जो अभी इस लायक है ही नहीं कि वो किसी चीज़ को अपने लेवल पर कर सकें? कहीं ना कहीं उनको तो देखना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं उनको भी समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप ये कहोगे कि वो मेड हो सकती हैं, है ना, वो क्या बच्चे पालने की मशीन है? तो इस तरह के जवाब तो कहीं नेचर से बिल्कुल अलग होते हैं। अगर बात की जाए शोषण की, तो शोषण सबसे ज़्यादा होता है उन औरतों का जो बाहर निकलती हैं। आप अक्सर देखते होंगे कि सोसाइटी में उन्हीं लड़कियों के साथ ज़्यादा परेशानी होती है जो बाहर निकल के काम करती हैं, जो घर के अंदर रह के घर के कामों को बहुत अच्छी तरह से करती हैं, अपने बच्चों को संभालती हैं या हस्बैंड को देखती हैं, घर के कामों को करती हैं, तो वो ज़्यादा अच्छी तरह से सेफ़ रहती हैं और ज़्यादा बहुत कम शोषण उनका देखने को मिलता है। अब यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल और लिया जा सकता है। एक बॉडी है, ठीक है, वो बॉडी बैलेंस्ड है। देखें कि हम लोग सीधे खड़े हुए हैं, लेकिन हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स एक तरह के नहीं बने हुए हैं या बराबर नहीं बने हुए हैं, ठीक है। कहीं पर कुछ चीज़ें छोटी बनी हुई हैं, कुछ चीज़ें बड़ी बनी हुई हैं, तो ये अनबैलेंस चीज़ों को, बॉडी को बैलेंस करता है। तो यहाँ पर क्या है कि जो जिसका काम है वो उसको बहुत अच्छी तरह से कर रहा है और करने की वजह से ही हमारी बॉडी क्या है, बहुत सीधी और स्ट्रेट खड़ी हो पा रही है। यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल और लिया जा सकता है ठीक उसी तरह से। जैसे मान लीजिए एक गाड़ी है, ठीक है, अक्सर आप ये देखते हैं कि सभी गाड़ियों के जो पावर ब्रेक्स होते हैं वो पीछे की साइड पे होते हैं, यानी कि पिछले पहिए में पावर ब्रेक होते हैं। अब यहाँ पर
इसमें त्रुटि निकालना चाहें, इसमें गलती निकालना चाहें तो कहने वाले ये भी कह सकते हैं कि पीछे की गाड़ी में ही ब्रेक क्यों होते हैं, आगे की गाड़ी में ब्रेक क्यों नहीं होते हैं। ये तो नाइंसाफ़ी हो सकती है, ठीक है। आगे के ब्रेक का आगे के पहियों के साथ यह नाइंसाफ़ी है, पीछे के पहियों में ही ब्रेक क्यों है, पावर ब्रेक। तो यहाँ पर इंजीनियर आपको बहुत अच्छी तरह से ये समझा देगा कि अगर ब्रेक्स पीछे के पहिए में ना लगी होगी, पावर ब्रेक पीछे के पहियों के में ना लगी होगी, वो अगर आगे के पहियों में लगा दी जाएगी तो गाड़ी के पलटने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं और गाड़ी ब्रेक मारते ही आपकी गाड़ी डिसबैलेंस हो जाएगी और उसको रोकना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए पीछे के पहियों में पावर ब्रेक लगाई जाती है। तो यहाँ पर अगर त्रुटियाँ निकाली जाएँ तो यहाँ पर भी निकाली जा सकती हैं, इसमें भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं देखी जा सकती। बहुत आसानी से इसमें गलतियों को निकाल कर उसमें कुछ ना कुछ बनाया जा सकता है। अगर हम चाहें तो हर चीज़ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निकाल सकते हैं गलतियाँ, लेकिन अगर नेचुरल एबिलिटी के हिसाब से हर इंसान अपने काम को बेहतर तरीके से करे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ को बैलेंस बनाया जा सकता है और लाइफ अच्छे से चल सकती है। मुझे लगा कि आचार्य जी के बातों का कुछ जवाब ज़रूर देना चाहिए, इसलिए हमने एक छोटा सा वीडियो आचार्य प्रशांत किशोर जी के ऊपर बनाया है। एक सवाल जुड़ा हुआ था मूर्ति पूजा से लेकर कि क्या हमें मूर्ति को पूजना चाहिए। तो आचार्य प्रशांत किशोर जी का कहना था कि जो निराकार है, ठीक है, वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें किसी न किसी माध्यम की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है और मूर्ति सिर्फ एक माध्यम हो सकता है वहाँ तक पहुँचने के लिए। और हमारा यहाँ पर यह कहना है कि यही वो रास्ता है जहाँ से फ्रॉड बाबाओं की उत्पत्ति होती है। फ्रॉड बाबा आपको वहीं पर मिलेंगे जहाँ पर मज़ार के रूप में, ठीक है, या मूर्ति के रूप में कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी जो जहाँ पर डायरेक्टली पूजा हो रही होगी और उसी जगह पर वो लोग बैठे होते हैं जो फ्रॉड बाबा के नाम से जाने जाते हैं, जो लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे होते हैं और बेवकूफ़ बनाकर ही अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना रहे होते हैं। यहाँ पर हम आचार्य जी से ये भी पूछना चाहेंगे कि एक समय जब ऐसा आएगा जब आप बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में प्रसिद्ध हो जाएंगे, आपके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स होंगे और उस वक़्त आपकी भी लोग मूर्ति बनाना चाहेंगे और आपकी मूर्ति बनाकर आपको पूजना चाहेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए उसमें से ही कुछ समय के बाद कुछ ऐसे बाबा निकल के आ जाएंगे, फ्रॉड बाबा निकल के आ जाएंगे कि आपकी मूर्ति के नाम पर ही लोगों को बेवकूफ़ बना रहे होंगे और लोगों को क्या कर रहे होंगे, अंधकार की तरफ ढकेल रहे होंगे और उनसे जबरन कहीं ना कहीं ऐसे काम करा रहे होंगे जो कि धर्म के अंदर है ही नहीं। तब आपका क्या उद्देश्य होगा, उस वक़्त आपका रिएक्शन क्या होगा। इसी तरह से हमारे हुजूर ने, जो कि एक हदीस के अंदर आता है कि हमारे हुजूर ने भी अपने फॉलोअर्स से बिल्कुल यही बात कही थी। अपने जो भी फॉलोअर्स थे उनसे आपने कहा था कि हमारी मूर्ति बनाना ना शुरू कर देना, हमारी उस तरह से उपासना, उस तरह से पूजा शुरू ना कर देना जिस तरह से पहले के पैगंबरों के साथ हुआ है। यानी कि पहले के पैगंबरों को क्या था, किसी न किसी स्टैचू या किसी न किसी मूर्त के रूप में उनको बनाकर उनको पूजा जाने लगा। कहा गया कि इस तरह का काम हमारे साथ ना करना, क्योंकि ये गुमराही का रास्ता है और यह हमें सिर्फ गुमराह करता है, इसके अलावा और कुछ नहीं करता है। तो इस तरह के काम बिल्कुल ना करना, इसके ऊपर सख्ती से मना किया था हमारे हुजूर ने और ख़ासकर अपने लिए भी मना किया था कि हमारी भी इस तरह की कोई स्टैचू या मूर्ति ना बनाकर पूजने लगना जिस तरह से पहले पैगंबरों की पूजी जाती थी। तो आप यहाँ पर ये समझ गए कि मूर्ति बनाने से क्या होता है। मूर्ति बनाने से सबसे बड़ी वजह यही रहती है कि यहाँ पर पाखंडी या फ्रॉड बाबा पैदा होने लगते हैं, वो चाहे मज़ारों पर हो या कहीं और पर हो, किसी भी जगह पर। तो उम्मीद है कि ये सारे जवाब आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हाँ, इससे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है, कमेंट है, वो आप नीचे कर सकते हैं, हम जवाब आपको ज़रूर देंगे। और ये जो कुछ भी बनाया है ये हमारे अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, इसमें किसी को कोई कटाक्ष नहीं है, किसी तरह की किसी की के ऊपर हमने कुछ कहने की कोशिश नहीं की, बल्कि एक नज़रिया देखा है कि अगर इस्लाम इसके जवाब देता, इस्लामिक स्कॉलर इसके जवाब देता तो किस तरह से देता। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।